नमस्कार। फट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगले सत्र के अंदर मैं आप लोगों के सामने 31वां प्रश्न रखने जा रहा हूँ। 30 प्रश्न अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरे जवाब देने से पहले कोशिश करिएगा इसका उत्तर आपके अपने आप रखने का। प्रश्न नंबर 31वां, सॉरी 30 तक हम लोगों ने देख लिया था। 31st क्वेश्चन। अब महत्वपूर्ण क्या है जो 31वां प्रश्न है, यदि आप लोगों ने पिछले सेशन ध्यानपूर्वक देखे हो तो निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर निकाल दोगे। एक फड़ जो पारंपरिक लोक देवताओं की फड़ से अलग है और जिसे तांत्रिक या अनिष्ट शक्तियों से जुड़े विश्वासों का हिस्सा माना जाता है। ये का चर्चा इनडायरेक्ट वे में मैं कर चुका था। देखो यहाँ महत्वपूर्ण ये है, एक तो ये फड़ औरों से अलग है, दूसरी बात इसे तांत्रिक एवं अनिष्ट शक्तियों से जुड़े हुए विश्वासों का हिस्सा माना जाता है। पक्की बात है, रामदेव जी नहीं है और कृष्णदला रामदला नहीं है। भैंसासुर की फड़ क्या ये है? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ जिसे याद रखिएगा माता जी की फड़ भी पुकारा जाता है, जिसे चामुंडा की फड़ भी पुकारा जाता है। एवं इसका एक नाम आप लोगों ने और देखा था, महिषासुरमर्दिनी। महिषासुरमर्दिनी की फड़ भैंसासुर की फड़ को कहा जाता है। क्योंकि ये शकुन अपशकुन के लिए मैं बता चुका हूं कि इस फड़ का वाचन नहीं होता, सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। भैंसासुर की फड़ जिसे वागरी या बागरी जनजाति के लोग अपने घर में रखते हैं, सामान्य सी फड़ होती है। लेकिन जब भी ये धाड़कती या डकैती या चोरी करने के लिए ये समुदाय के पुरुष बाहर जाते हैं तो किसी भी प्रकार के अनिष्ट से बच सके, इसके लिए वो भैंसासुर की फड़ का दर्शन करना अनिवार्य मानते हैं। इसीलिए भैंसासुर की फड़ को तांत्रिक या अनिष्ट शक्तियों से जुड़े हुए विश्वासों का अहम हिस्सा माना जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32वां। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस चित्रकार को लिखित फड़ का सृजन करता माना जाता है? आप लोग समझ सकते हैं यह प्रश्न अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। फड़ चित्रात्मक होता है, वो उल्लेखात्मक या वर्णनात्मक नहीं होता है। यानी कि किसी एक फड़ चित्रकार के द्वारा इस प्रकार की पांडुलिपि का निर्माण किया गया चित्रात्मक वे में कि उसमें कुछ उल्लेख भी है, वर्णन भी है। यानी कि आप चित्र भी देख सकते हैं और उसका कुछ पौराणिक उल्लेख भी देख सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है किस चित्रकार को लिखित फड़ का सृजन करता माना गया है। इसका देखो पक्की बात है, चित्रकार निश्चित तौर पर शाहपुरा केंद्र से जोशी परिवार का होगा। तो श्रीलाल जोशी, क्या ये है शांतिलाल जोशी? या सही बात यह है कि ऐसी कोई फड़ उपलब्ध ही नहीं है, यह भी ऑप्शन हो सकता है। या दुर्गेश जोशी या कल्याण जोशी। निश्चित तौर पर इसका उत्तर जोशी परिवार है, इस प्रकार की फड़ उपलब्ध है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कल्याण जोशी को पहली बार इस बात का सृजन करता माना गया। आपने एक नई परंपरा आरंभ करी फड़ के चित्रांकन में कि आपने लिखित फड़ को भी आपने आरंभ किया है। अब फिर एक महत्वपूर्ण बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और जाता है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पद्मिनी जौहर विषयक फड़ का निम्न में से किसने चित्रण किया है? कुड यू इमेजिन? अभी तक तो हम लोग फड़ का जो पारंपरिक जो चित्रांकन है वो मात्र केवल लोक देवताओं से संबंधित थे, लेकिन अब सामान्य विषय जो ऐतिहासिक विषय हैं, जो जनश्रुति के विषय हैं, उन पर भी किसी फड़ ने एक नई परंपरा का चित्रांकन करना आरंभ किया है। तो पद्मिनी जौहर विषयक फड़ पर निम्न में से किस चित्रकार के द्वारा चित्रण किया गया? क्या ये श्रीलाल जोशी हैं, क्या ये शांतिलाल जोशी हैं, या मुकुट जोशी हैं, या दुर्गेश जोशी हैं, या वही जिन्होंने लिखित फड़ का सृजन आरंभ किया, क्या वे कल्याण जोशी हैं? तो इसका सही आंसर होगा कल्याण जोशी के ऊपर दुर्गेश जोशी के साथ शांतिलाल जोशी, मुकुट जोशी नहीं। सही उत्तर है श्रीलाल जोशी। याद रखिएगा, श्रीलाल जोशी ने कई प्रकार की पौराणिक चित्रांकन को जन्म दिया है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर
33 की हम यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहे हैं। श्रीलाल जोशी, 33वां प्रश्न जी, श्रीलाल जोशी यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। श्रीलाल जोशी ने प्रमुख पौराणिक चित्रांकन के अलावा फड़ परंपरा में ऐतिहासिक विषयों को भी शामिल किया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33। मैंने इस सत्र में इस फड़ से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को इस स्थान, कम से कम 40 क्वेश्चन ने स्थान दिया। ये आज लास्ट सेशन है, संभवतः 4 सेशन में आप लोगों को अकेले फड़ से दे रहा हूं। आपने इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख लिया। मुझे लगता है कि आपको कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस चित्रकार ने रामचरितमानस को फड़ शैली में चित्रित करके इस कला विधि की विषय वस्तु का विस्तार किया? अब आप सोचिएगा फिर कितना महत्वपूर्ण ये बात निकलती है। कोई एक चित्रकार ऐसा है जिसने रामचरितमानस, अब फिर बोल रहा हूं, फड़ का बेसिकली जो हम विषय निकालते हैं फड़ का, वो निकालते हैं, याद रखना, लोक देवताओं के जीवन का शौर्य गाथापूर्ण चित्रांकन, चित्रों के माध्यम से उनका उल्लेख करना। लेकिन रामचरितमानस को भी फड़ शैली में चित्रित करके एक नई परंपरा को जन्म दिया है। हम कहें फड़ का जो चित्रकला शैली चित्रांकन है उसकी विषय वस्तु का विस्तार किया है। असल में ये इसका सही उत्तर है, जोशी परिवार में से एक भी नहीं है, श्रीलाल जोशी के शिष्य प्रदीप मुखर्जी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, प्रदीप मुखर्जी को फड़ चित्रकला शैली में रामचरितमानस विषय को भी शामिल करने का श्रेय प्राप्त होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 35वां। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपके सामने रिपीट हो गया है। पद्मिनी जौहर विषय फड़ का चित्रांकन किसमें से किया गया है? अच्छा, जैसा कि मैंने अभी कहा, असल में श्रीलाल जोशी के जो शिष्य हैं प्रदीप मुखर्जी, शाहपुरा निवासी हैं श्रीलाल जोशी, और इनके बनाए हुए चित्र कई संग्रहालयों या प्रतिष्ठित संस्थानों में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्रीलाल जोशी जी ने अपनी जो पारंपरिक फड़ चित्रांकन शैली है उसमें राजस्थानी प्रेम, श्रृंगार, वीर रस प्रधान कई प्रकार के विषयों को शामिल करते हुए कई नई फड़ों का भी सृजन किया है। अब इसमें आप कह सकते हो हाड़ी रानी, सलह कंवर, मूमल महेंद्र, पृथ्वीराज संयोगिता का जो अपहरण विषय जो है, ढोला मारू, पद्मिनी जौहर, हल्दी घाटी, गणगौर। क्लियर? इन नए विषयों को श्रीलाल जोशी ने अपने फड़ चित्रांकन में शामिल किया है। अच्छा, श्रीलाल जोशी जी के जो 2 पुत्र हैं वो भी विख्यात निष्णात फड़ चित्रकार हैं, कल्याण जोशी एवं गोपाल जोशी। याद रखिएगा, कल्याण जोशी को आप लोगों को मैं इस बात को बता चुका हूं, कल्याण जोशी को तो एक प्रकार की लिखित फड़ के विस्तार का भी उन्होंने सृजन करता माना। उन्होंने भी एक नई परंपरा को फड़ चित्रांकन में जन्म दिया, लिखित फड़ जिसको हम लोग कहते हैं। और श्रीलाल जोशी के जो प्रमुख शिष्य हैं प्रदीप मुखर्जी, उन्होंने तो रामचरितमानस को फड़ चित्रांकन के विषय वस्तु में शामिल करके इस विषय वस्तु का विस्तार ही प्रदान किया है। तो ये क्वेश्चन यद्यपि रिपीट हो गया, लेकिन ठीक है, इस बहाने श्रीलाल जोशी को मैंने जितनी विस्तार से मैं चर्चा निकाल सकता हूं मैंने निकालने की पूरी कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 36वां। निम्न में से किस फड़ चित्रकार को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो चित्रकार दिए हुए फड़ चित्रांकन के, इनमें से किसी एक को या ज्यादा को राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान मिला है, क्योंकि ऑप्शन ई बोलता है बी एंड सी। अब क्या होगा, केवल श्रीलाल जोशी, केवल दुर्गेश जोशी, शांतिलाल जोशी या पार्वती जोशी? किसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है शांतिलाल जोशी एवं दुर्गेश जोशी, यानी कि बी एवं सी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ऑप्शन ई। क्लियर है? इन दोनों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित या पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37वां।
फड़ आधारित प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ कांवड़ कलंगी के लेखक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो प्रश्न है, ये इस तरह के प्रश्न आपकी पाठ्य सामग्री में, कोचिंग के नोट्स में, या आप कहें कि गाइड्स में पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब्स वगैरह भी चैनल नहीं दिए आप लोग देखते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ लीक सेट कर कार्य करने का। फड़ आधारित प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ कावड़ कलंगी के लेखक है क्या श्रीलाल जोशी, या राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी, या शांतिलाल जोशी जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, या दुर्गेश जोशी इन्हें भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, या डॉक्टर महेंद्र सिंह भानावत। याद रखिएगा क्या उत्तर होगा इसका। सही आंसर है गुलाब कोठारी नहीं, और ऑप्शन ई डॉक्टर महेंद्र सिंह भानावत, जो राजस्थान संस्कृति पे अपना काफी कमांड रखते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र सिंह भानावत ने पढ़ कावड़ कलंगी नामक पुस्तक की रचना की है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38वां, रामदला की फड़ का सर्वाधिक प्रचलन किस क्षेत्र में है? क्या हाड़ौती में, क्या शेखावाटी में, क्या मेवाड़ में, क्या मेवात वाला क्षेत्र अलवर भरतपुर का, या मारवाड़ वाला क्षेत्र? तो रामदला की फड़ का सर्वाधिक प्रचलन, याद रखना, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन होगा इसका ए। क्लियर। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी फड़ सबसे कम प्रचलित है? अब आप सोचिएगा सबसे कम प्रचलित कौन सी फड़ है। क्लियर है। रामदला की फड़ के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली कि अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन सबसे कम प्रचलन में जो फड़ हमारे सामने आती है, क्या गोगा जी की फड़ है, क्या भैंसासुर की फड़ है, क्या रामदेव जी की फड़ है, क्या कृष्णदला की फड़ है, या रामदला की फड़ है, या रामदेव जी की फड़ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदला की फड़ का प्रचलन सबसे कम पाया जाता है। क्लियर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 40वां। मुझे आप कमेंट करिएगा कि ये जो संग्रह मेरे द्वारा रखा गया है 4 सेशन का फड़ से संबंधित, सारा चैनल पर अपलोडेड है सारे वीडियोस। कमेंट करिएगा कि ये प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा, ये जो भी रिसर्च बेस्ड में क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। निम्न में से कौन सी फड़ सर्वाधिक चित्रांकित मानी जाती है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कई बार चर्चा में आया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि ये फड़ सर्वाधिक लंबी फड़ है। जब सर्वाधिक लंबी है, विस्तार में ज्यादा है, माप इसका ज्यादा है, तो चित्रांकन भी सर्वाधिक पाया जाएगा। तो सर्वाधिक चित्रांकित जो फड़ है हमारे सामने वो आती है, याद रखिएगा, देवनारायण जी की फड़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41वां। निम्न में से कौन सी फड़ को 8 हाथ लंबी माना जाता है? कोई एक फड़ है जिसको 8 हाथ यानी इसकी लंबाई 8 हाथ लंबी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा रामदेव जी की फड़, काबू जी की फड़, गोगा जी की फड़, भैंसासुर की फड़, या रामदला की फड़। 8 हाथ लंबी, वैसे तो देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक लंबी होती है, याद रखिएगा, लेकिन 8 हाथ लंबी जो फड़ है वो मानी जाती है किसकी? रामदेव जी की फड़। ऑप्शन है इसका ए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 8 हाथ लंबी जो फड़ है वो रामदेव जी की मानी जाती है। जी। क्वेश्चन नंबर कितने? 41 पूरे हो गए। 42 आइएगा। निम्न में से कौन सी फड़ का दिन में वाचन किया जाता है? अब फिर ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर बी, दिन में किसका वाचन किया जाता है? जनरली आप लोग जानते हैं कि जो फड़ का जो वाचन होता है वो रात्रि में किया जाता है। रामदेव जी की फड़, गोगा जी की फड़, कृष्णदला की फड़, या रामदला की फड़। दिन में वाचन, याद रखिएगा, जनरली जो फड़ का वाचन का जो वक्त है वो रात्रि काल में होता है, और इसका उद्देश्य इस मनोरंजन से कहीं बढ़कर धार्मिक प्रेरणा, नैतिक जीवन से प्रेरणा लेना भी माना गया है। लेकिन कृष्णदला की फड़ और रामदला की फड़
ये दो फड़ें ऐसी हैं जिनका दिन में वाचन किया जाता है। यद्यपि अभी तक हम लोग देख चुके हैं कृष्णफला की फड़, कृष्णगला की जो फड़ है ये सबसे कम प्रचलन में है। तो बी एवं डी, रामदला की फड़ एवं कृष्णगला की फड़ जो है इनका प्रचलन सबसे कम पाया जाता है। ठीक साहब, फड़ वाचन के दौरान जो भोपा भोपी होते हैं ये रिश्ते में क्या क्या हो सकते हैं? पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकते हैं, या देवर भाभी हो सकते हैं, या ए पति पत्नी, बी माँ बेटा हो सकते हैं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए पति पत्नी। पति पत्नी भोपा भोपी हो सकते हैं, भाई बहन बिल्कुल नहीं हो सकते, देवर भाभी बिल्कुल नहीं हो सकते, माँ बेटा भी याद रखिएगा भोपा भोपी माने जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, पति पत्नी एवं बेटा और माँ भोपा भोपी का कार्य पूरा कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 43 पूरा अपना हो गया है। वाओ, क्वेश्चन नंबर 44 पूरा पढ़िएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, देखिएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। थोड़े से फॉन्ट्स छोटे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मुझे एक ही स्लाइड में क्वेश्चन लेना था। तो निम्न में से कौन फड़ के संबंध में सत्य कथन नहीं है? सत्य कथन नहीं है यानी कि आपको असत्य कथन चुनना है। कोई एक कथन इनमें असत्य है वो आपको चुनना है। कथानक अथवा घटनाओं का चित्रण क्रमशः एक के बाद एक नहीं किया जाता है। चित्र में विभिन्न घटनाएं यहाँ वहां बिखरी रहती है, इस कारण प्रदर्शन के समय पूरा चित्र एक साथ खोलना पड़ता है, उसे धीरे धीरे क्रमशः नहीं खोलना पड़ता है, क्योंकि वो काल क्रमानुसार नहीं है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद चलता वो स्क्रॉल रूप में है, लेकिन घटनाएं काल क्रमानुसार घटने क्रम में नहीं होती, यहाँ वहां वो बिखरी रहती है। स्थान की प्रमुखता के आधार पर स्थानों का चित्रण को प्रधानता दी जाती है। फड़ चित्र अपने में से 6 कलाओं को समेटे हुए है। लोक गाथा, लोक साहित्य, लोक चित्र, लोक नृत्य, लोक गायन और लोक वाद्य। क्या दोनों सही है? फड़ को एक ही बार में देखने के लिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो लंबे समय तक उसका वाचन होता है। क्या ये सही है? आकृतियां दर्शक की ओर मुख नहीं करती हैं। फड़ के अंदर जो चित्रांकित आकृतियां होती हैं वो दर्शक की ओर मुख नहीं करती बल्कि एक दूसरे की ओर मुख किए रहती हैं। यह आंतरिक अभिविन्यास, आंतरिक संवाद का सृजन करता है जो चित्रित जगत के भीतर घटित हो रही या घटित हो रहे संबंधों का संकेत देता है। यानी कि चित्र के अंदर जो फड़ के अंदर जो चित्र हैं विभिन्न, वो सामने नहीं देख रहे, वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। क्या ये सही है? भोपा एक बार फड़ को खोलने के बाद बिना उसे बांचे बंद नहीं करते हैं। क्या पांचवा सही है? छठा, फड़ स्थिर कलाकृतियां नहीं है बल्कि जीवंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप हैं। फड़ के पुराने हो जाने पर उसे इधर उधर नहीं फेंका जाता बल्कि पुष्कर ले जाकर पवित्र सरोवर में विसर्जित किया जाता है। 2 ऑप्शन और हैं। सामान्यतः फड़ राजस्थानी बोली में ही बांची जाती है, परंतु इस पर आंचलिकता यानी कि जो क्षेत्र विशेष में के लोक देवता है वहां जो बोली होती है उसका भी प्रभाव वहां पर रहता है। जैसे मेवाड़ क्षेत्र के भोपा की बोली पर मेवाड़ी और मारवाड़ क्षेत्र के भोपा पर मारवाड़ी बोली का बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है भाई। जैसे रामदेव जी हैं, अब रामदेव जी बेसिकली पश्चिम राजस्थान, लेकिन यदि उसका वाचन अलवर में किया जा रहा है तो अलवर का जो भोपा होगा उस पर उसकी मेवाती भाषा का असर पड़ेगा, चाहे वो रामदेव जी की ही फड़ का वाचन कर रहा है। फड़ का वाचन लोक देवों से मनोती पूरी होने पर भी करवाया जाता है। बिल्कुल सही है। कथानक बिल्कुल, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, फड़ चित्र 6 कलाओं को समेटे हुए, बिल्कुल सही है। तीसरा, एक ही बार में देखने के लिए नहीं बनाया जाता, बिल्कुल सही है। आकृतियां दर्शक की उन्मुख नहीं करती है एक दूसरे की, बिल्कुल सही है। भोपा एक बार फड़ को बिना वाचे बंद कर नहीं सका कि धार्मिक अनुष्ठान है, देवताओं की आहुति की जाती है इसके अंदर। फड़ स्थिर कलाकृतियां नहीं है, बिल्कुल स्थिर कलाकृतियां नहीं है बल्कि जीवंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप हैं। फड़ के बिल्कुल सही बात है।
सामान्यतः फट राजस्थानी बोली में ही बाजी जाती है, परंतु आंचलिकता का भी प्रभाव रहता है और मनोती पूरी होने पर भी देवताओं से वाचन करवाया जाता है। सत्य कथन नहीं है, सभी कथन पूर्णतया सत्य हैं, केवल दो, ना कोई भी तथ्य असत्य नहीं है, कोई भी तथ्य असत्य नहीं है, अर्थात कोई भी तथ्य असत्य नहीं है, अर्थात सभी तथ्य पूर्ण सत्य हैं। ऑप्शन बी, कोई भी तथ्य असत्य नहीं है, असत्य मतलब गलत नहीं है, क्योंकि सारे सही हैं, सही बात है। 1 2 3 बिल्कुल नहीं, सारे गए सही हैं, 2 3 बिल्कुल नहीं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। हाँ, इसका भी सही आंसर है ऑप्शन डी। इस प्रकार से 44 क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में आपको दिए हैं फर्स्ट से संबंधित, जिनमें से एक क्वेश्चन शायद जितनी भी नॉलेज में रिपीट हुए थे, यानी कि 43 क्वेश्चन थे अकेले फर्स्ट से। आपको ये सेशन और फर्स्ट से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रयास आपको कैसा लगा? यदि आपको फ्रूटफुल है और आपके एग्जाम में सहायक है, आप अपना कमेंट करके मुझे अवश्य प्रेरित कीजिएगा, उत्साहित कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार के नए रोचक प्रश्नों के साथ जो संभावित तो हों, सिर्फ मनोरंजन करने के लिए नहीं हो, सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए नहीं हो, वास्तव में आपके एग्जाम की तैयारी भी वो बखूबी कर सकें, उस भूमिका को भी वो निभा सकें। यदि यहाँ पर मेरा प्रयास सफल है तो कृपया आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और कला संस्कृति या राजस्थान इतिहास से संबंधित विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आऊंगा। तब तक के लिए